जोहार, नमस्कार दोस्तों। ये जो हमारा क्लास होने वाला है वो एडवांस लेवल का होने वाला है। हमने पिछले वीडियो में ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है एमसीक्यू क्वेश्चन से रिलेटेड, और जो फैक्ट होते हैं पंचायती राज व्यवस्था से रिलेटेड वो सारे हमने फैक्ट्स को जान लिया है। तो अब हम जो है एडवांस लेवल की बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए, भारत में पंचायती राज शब्द का अभिप्राय जो है वो ग्रामीण स्थानीय स्वशासन पद्धति से है। ऑलरेडी हमने बता रखा है। ठीक है, लेकिन अब हम लोग क्या है एडवांस लेवल पर जाएंगे तो ये छोटी छोटी चीज़ें हम लोग नहीं लिखेंगे, हम लोग कुछ अलग लिखेंगे इससे। ठीक है, ऊपर की जो चीज़ें होंगी एडवांस लेवल की जो चीज़ें होंगी, लेकिन इस चीज़ को भी इन बातों को भी समझना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए आपको मेरी क्लास 1 देखनी ही पड़ेगी। ठीक है, हाँ, तो जो पंचायती राज का शब्द का अभिप्राय है, उसका जो मतलब है वो स्थानीय स्वशासन पद्धति से है। ये भारत के उन सभी राज्य में जमीनी स्तर पर लोकतंत्र के निर्माण हेतु विधानसभाओं द्वारा स्थापित किया गया है। इसे ग्रामीण विकास का दायित्व सौंपा गया है। ठीक है, 1992 में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसे संविधान में शामिल किया गया है। ऑलरेडी डिस्कस्ड है, बट आगे चलते चलिए देखते हैं पंचायती राज का विकास कैसे हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले हमने बताया था बलवंत राय मेहता समिति आई थी जनवरी 1957 में। क्योंकि अब देखो हम लोग एडवांस लेवल पे हैं तो हम लोग मंथ की भी डिस्कशंस इसमें करेंगे। पहले हम लोगों ने सिर्फ 1957 बताया था। अब क्योंकि हम एडवांस लेवल पे हैं तो हम लोग क्या करेंगे इसमें मंथ और कहीं कहीं पर डेट भी पूरी तरह से इसमें प्रॉपर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो जनवरी 1957 में भारत सरकार ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम, ठीक है, बताया था, जिसके बारे में नेहरू जी ने किया था चालू, सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में जो किया था, है ना, तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा 1953 में किया था। ये 2 किए गए थे, है ना। तो इनकी जो जांच के लिए, ठीक है, 1953 में जो राष्ट्रीय विस्तार सेवा 1953 द्वारा किए कार्यों की जांच और उनके बेहतर ढंग से कार्य करने के लिए उपाय सुझाने के लिए एक समिति का गठन किया गया। इस समिति के अध्यक्ष जो थे वो बलवंत राय मेहता थे। ठीक है, समिति ने नवंबर 1957 को अपनी रिपोर्ट सौंपी। देखिए, जनवरी 1957 में उनको ये काम दिया गया है और नवंबर 1957 में उन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण यानी कि स्वायत्तता, ठीक है, विकेंद्रीकरण के बारे में बता चुका हूं मैं, कि योजना की सिफारिश की। ठीक है, उन्होंने सिफारिश की जो कि अंतिम रूप से पंचायती राज के रूप में जाना गया। समिति द्वारा दी गई विशिष्ट सिफारिशें इस प्रकार से थी, उसको मैं भी बता रहा हूँ। बट अब ये देखिए कि जो 1952 में जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा जो है राष्ट्रीय विस्तार सेवा, देखिए मैं लिख देता हूँ क्या कह रहा था उन्होंने पहले, एक राष्ट्रीय विस्तार सेवा। ठीक है, एक तो ये इन्होंने मतलब चालू किया था 1952 में, ठीक है, बताया था। और दूसरा इन्होंने एक और चालू किया था, ठीक है, वो क्या था, सॉरी, ये दूसरा था, सॉरी, ये था दूसरा। ठीक है, 1953। और पहले जो मैंने बताया था सामुदायिक विकास कार्यक्रम, ठीक है ना, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। ठीक है, ये 2 चालू किए थे, किन्होंने किए थे ये भी बताया था, जवाहरलाल नेहरू जी ने किए थे। 1952 में ये किया था, 1953 में ये किया था इन्होंने, लेकिन ये दोनों के दोनों ही असफल हुए थे। और क्यों असफल हुए थे ये भी बताया था मैंने, अशिक्षा के कारण, लोगों में अशिक्षा भरपूर मात्रा में थी, इसलिए ये जो है असफल हो गए थे। इनकी जांच, इन दोनों की जांच, याद रखिए, ध्यान रखिए, इन दोनों की जांच के लिए बलवंत राय मेहता जी को अपॉइंट किया गया। इन्होंने बलवंत राय मेहता समिति बनाई। ठीक है, इनको कब मिला था, जनवरी 19
अभी बताया था मैंने, जनवरी 1957 में मिला था, ठीक है ना। और इन्होंने कब रिपोर्ट को सबमिट कर दिया था, नवंबर 1957 में, ठीक है। ऑलमोस्ट उन्होंने 11 मंथ के अंदर में इसको सबमिट कर दिया था, ठीक है। अब इन्होंने क्या करा था, इन्होंने बलवंत राय मेहता समिति ने कुछ पद्धतियां दी थी। इन्होंने पद्धति क्या बताई थी कि ये जो होगा, सबसे पहले तो था 3 स्तरीय, है ना, 3 स्तरीय होगा पंचायती राज व्यवस्था है, पंचायती राज व्यवस्था 3 स्तरीय होगा, ठीक है। गांव स्तर पर ग्राम पंचायत, ठीक है, लो बना के दिखा देता हूँ मैं, इस तरीके से, इससे इसको डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो क्या बोला है इन्होंने कि गांव के स्तर पर ग्राम पंचायत, ठीक है, ग्राम पंचायत, और ब्लॉक के स्तर पर पंचायत समिति, क्या, पंचायत समिति, और जिला के स्तर पर जिला परिषद, क्या चीज, जिला परिषद। ये इन्होंने त्रिस्तरीय बताया था, है ना। तो एक तो ये हो गया। दूसरा इन्होंने क्या कहा था कि ग्राम पंचायत की स्थापना प्रत्यक्ष रूप से चुने प्रतिनिधियों द्वारा होनी चाहिए। मतलब गांव के जो लोग होंगे, ठीक है, गांव के लोग यानी गांव के मतदाता, गांव के मतदाता होंगे, ठीक है। ये नंबर 2 है, ध्यान रखिए। पहला सुझाव ये था, दूसरा सुझाव ये था कि गांव के मतदाता ही जो हैं इसके अंदर अपना मत देंगे, ठीक है। और ये होगा डायरेक्ट यानी कि प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष चुनाव होगा। देखिए इसके बाद क्या होगा ना, अप्रत्यक्ष होंगे, तो इसीलिए मैं बता दे रहा हूँ, ये चुनाव जो है वो प्रत्यक्ष रूप से होगा, ठीक है। जबकि पंचायत समिति और जिला परिषद का गठन जो है वो अप्रत्यक्ष रूप से चुने सदस्यों द्वारा होनी चाहिए। यानी ये प्रत्यक्ष रूप से इनकी ये जो यहाँ पे जो चुनाव होगा, इनमें जो चुने गए जाएंगे ये जो हैं वो पंचायत समिति, ठीक है, और जिला परिषद, ये इनडायरेक्टली होंगे। कैसे होंगे, मतलब अप्रत्यक्ष होंगे, ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से ये होंगे जिनको हम ही ने यानी कि जनता ने चुना है, जो वहाँ की लोकल जनता, लोकल मतदाता ने चुना है। ये इसका सबसे जो मतलब अहम रोल है वो है वहाँ की जनता की भागीदारी। 2 चीज़ बता रखी है, याद रखना हमेशा, जनता की भागीदारी, जन भागीदारी, और दूसरा विकेंद्रीकरण, ठीक है। और अब इसके आगे जो है तीसरा पॉइंट उन्होंने क्या बताया था, तीसरा पॉइंट बताया था कि सभी योजना और विकास के कार्य इन निकायों को सौंपे जाने चाहिए, ठीक है। चौथा 4 इन्होंने बताया था पंचायत समिति को कार्यकारी निकाय तथा जिला को सहकारी और समन्वयकारी और पर्यवेक्षण निकाय होना चाहिए। देखिए इसका मतलब समझिए, पंचायत समिति को कार्यकारी निकाय ये है पंचायत समिति, ये होंगी कार्यकारी, क्या होंगी ये, कार्यकारी निकाय, ठीक है, कार्य को ये संपन्न करेंगी। लेकिन ये जिला 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 परिषद क्या होगी, ये मात्र और मात्र सलाहकार होंगे, क्या होंगे, सलाहकार, ठीक है, और समन्वयकारी, ठीक है। हमने एमसीक्यू क्वेश्चन में इसको ऑलरेडी इसको जो है कवर किया है, ठीक है, कि जिला परिषद का मुख्य कार्य क्या है, तो सलाहकार और समन्वयकार, ठीक है। ये वहाँ पर भी हम लोगों ने कवर किया है, और ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं कि जिला परिषद का मुख्य कार्य क्या है, या पंचायत समिति का मुख्य कार्य क्या है, कार्यकारी कौन है, सलाहकार समन्वयकार कौन है, ठीक है। और पर्यवेक्षण निकाय, यानी ये इसको पर्यवेक्षण ही बोला जाता है, सुपरविजन। देखिए सुपरविजन, कोऑर्डिनेशन एंड एडवाइजरी, ठीक है, एडवाइजरी, सुपरविजन यानी कि जिसको पर्यवेक्षण बोलते हैं, और कोऑर्डिनेटर जो होता है मतलब कोऑर्डिनेट करवाता है, सब में कोऑर्डिनेशन करवाता है, तो उसको समन्वयकार। जिला परिषद सिर्फ और सिर्फ सलाहकार रहता है, इसमें बार बार मैं जोर दे रहा हूँ, ध्यान रखना इसको। कार्यकारी जो है वो पंचायत समिति होती है कार्यकारी, ठीक है। अब 5वां देख लेते हैं हम लोग।
पांचवा क्या होता है, ये चौथा बता दिया मैंने, ठीक है ना, ये वाला है, ये वाला है, ठीक है। पांचवा क्या होता है, जिला परिषद का अध्यक्ष जो है वो जिला अधिकारी होना चाहिए, ठीक है। कौन होना चाहिए, जिला अधिकारी, ठीक है। इसका अध्यक्ष, ठीक है, बताया था ना, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में सब कुछ बता रखा है। अब आपको इसको जो है प्रॉपर रूप से समझते हुए चलना है। और नंबर 6 है, इन लोकतांत्रिक निकायों में शक्ति का उत्तरदायित्व का वास्तविक स्थानांतरण होना चाहिए। वास्तविक स्थानांतरण से मतलब है कि ऐसा ना हो कि सिर्फ मतलब कागजों में दिया गया है, ठीक है। वास्तविक यानी कि सच में वो होना चाहिए। इन लोकतांत्रिक निकायों में शक्ति तथा उत्तरदायित्व का वास्तविक स्थानांतरण होना चाहिए, है ना। यानी कि ऐसा ना हो कि बार बार किसका हस्तक्षेप हो रहा है, राज्य का हो रहा है, राज्य का हो रहा है, केंद्र का हो रहा है। देखो, राज्य और केंद्र का कब होगा, जब ये दोनों निकाय जो हैं, ये दोनों निकाय जो हैं, ये ऊपर के ये दोनों निकाय हैं और नीचे तीसरा भी निकाय है, अगर ये गलत कुछ कर रहे हैं या उत्तरदायी या अपने पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये लोग हस्तक्षेप करेंगे, वरना ये हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ठीक है। राज्य और केंद्र को हस्तक्षेप नहीं करना है, वास्तविक स्थानांतरण हो जाना चाहिए। जो इनको शक्ति है ये खुद उसका निर्णय ले सकते हैं, ठीक है। अब जो है हम सातवां पॉइंट नंबर 7 हम लोग डिस्कस करते हैं। पॉइंट नंबर 7 जो है वो ये कहता है कि इन निकायों को पर्याप्त स्रोत मिलने चाहिए तथा ये अपने कार्यों और जिम्मेदारियों की संपादित करने में समर्थ हो सकें। देखो, कोई भी काम जब कराया जाता है, ठीक है, उसके लिए पैसे लगते हैं, ठीक है। पैसे लगते हैं, कितना पैसा लगेगा, कितने रुपए लगेंगे, नहीं लगेंगे, इस जिले में क्या काम होना है, इस गांव में क्या काम होना है, ठीक है, वहाँ से क्या चीज़ उठाया, तो हर चीज़ के लिए पैसे लगते हैं। तो 7वें नंबर में यही डिस्कस किया गया है कि इनको क्या होना चाहिए, इनके पास होना चाहिए पर्याप्त स्रोत, ठीक है। 8वां नंबर चलते हैं। भविष्य में अधिकारों और अधिक प्रत्यायन के लिए एक पद्धति विकास की जानी चाहिए, ठीक है। एक भविष्य में अधिकारों और अधिक प्रत्यायन के लिए एक पद्धति विकसित होनी चाहिए। एक विधि मतलब इसमें तो देखो समझ में खुद ही आ रहा है इसमें, बट मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अधिकार जो होते हैं, राइट्स, ठीक है, अधिकार जो होते हैं और प्रत्यायन, ठीक है, के लिए पद्धति जो है वो विकसित की जानी चाहिए। धीरे धीरे जो है उसको लेवल बढ़ाते रहना चाहिए। देखना चाहिए कि अब हम लोग जो हैं जैसे मान लीजिए चुनाव इस प्रकार से हो रहा था कि मतलब अभी 200 लोग हैं एक गांव के अंदर में मतदाता, तभी उसको जो है एक अलग से ग्राम सभा माना जाएगा, ठीक है। अब हो सकता है कल को 200 से ज़्यादा हो जाए, ठीक है, 200 से कईयों ज़्यादा हो चुके, वैसे तो अभी भी हैं 200 से ज़्यादा, ये मिनिमम वाला है, लेकिन जनसंख्या उस स्तर से बढ़ जाए तो इस 200 को जो है हो सकते हैं कि मिनिमम 400 कर दिया जाए, कि 400 मतदाता होंगे तो ग्राम सभा मानी जाएगी। वरना क्या होगा कि जैसे जैसे वो जनसंख्या बढ़ती जाएगी तो पर हेक्टेयर जनसंख्या होती है ना, जो क्या पॉपुलेशन, वो बढ़ती जाएगी। तो ऐसे तो बहुत सारी ग्राम सभाएं हो जाएंगी। तो ये सब जो इनमें जो है ना वो होता ना चाहिए, विकसित होते रहना चाहिए, पद्धति विकसित होती रहनी, मतलब आगे बढ़ाते रहना चाहिए। अगर कुछ इसमें हम लोग चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। समिति की इन सिफारिशों को राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा जनवरी 1958 में स्वीकार किया गया, ठीक है। 1957 नवंबर को दिया था, 1958 जनवरी में ही स्वीकार किया गया। परिषद ने किसी विशिष्ट प्रणाली या नमूने पर जोर नहीं दिया और यह राज्यों पर छोड़ दिया
वे अपनी स्थानीय स्थिति के अनुसार इन नमूनों को विकसित करें। अब देखो, इसको बार-बार फिर एक्सप्लेन करूँगा तो मैं फिर पुराने वीडियोज़ के अंदर पहुँच जाऊँगा, ठीक है? अभी एडवांस लेवल का तो आपको जो मैं इस समय बोल रहा हूँ ना वही समझना चाहिए, बट फिर भी मैं इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, है ना? कि ताकि आपको समझ में आए। देखो, यहाँ क्या बोला गया है, समिति की इन सिफारिशों को राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा जनवरी 1958 में स्वीकार कर दिया गया। ठीक है? ये स्वीकार हो गया, ये त्रिस्तरीय जो बताया बलवंत राय मेहता समिति ने, ये स्वीकार हो गया जनवरी 1958 को। लेकिन अभी भी इसका जो मतलब मेन वो था कि आपको अपनाना है, नहीं अपनाना है, ये राज्यों पर छोड़ दिया गया, ताकि वे अपनी स्थानीय स्थिति के अनुसार, यानी कि हो सकता है उनके गाँव में, उनके जिले में क्या स्थिति हो ना हो, क्या पता, है ना? बहुत बड़ा हमारा देश है, ठीक है? और उस समय तो हम लोग काफ़ी इतना हमारा जो है मतलब संचार नहीं था, अ, यातायात के साधन उस तरीके से नहीं थे, गांव शहरों से नहीं जुड़े हुए थे जैसे जैसे आज जुड़े हुए हैं, तो इसलिए कर दिया गया था, ठीक है? कि मतलब आपको अपनी स्थिति के अनुसार इसको लागू करना है, किंतु बुनियादी सिद्धांत और मुख्य आधारभूत विशेषताएं पूरे देश में समान होनी चाहिए। जैसे कि ये त्रिस्तरीय होना चाहिए, इसमें जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत होनी चाहिए, ठीक है? इसके ये अधिकार होंगे, इसके ये पावर होंगे, तो ये जो होती है, जो मेन मुख्य जो चीज़ें होती हैं, ये समान होनी चाहिए। बाकी उसको कुछ आप अपनी तरफ से एक्स्ट्रा पावर दे रहे हो, तो वो आपके हाथ में है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने बताया था कि पहला जो देश था, पहला जो राज्य था इस देश का, वो कौन था जिसने इसको अपनाया था? तो वो मैंने बताया था, राजस्थान था। राजस्थान देश का पहला राज्य था जहां पंचायती राज की स्थापना हुई। इस योजना का उद्घाटन 2 अक्टूबर 1959 को किया गया था। कई बार बता रखा हूँ, 2 अक्टूबर 1959, ठीक है? किनके द्वारा? तो भैया जवाहरलाल नेहरू, ठीक है ना? ठीक है। ये कहाँ किया गया था? राजस्थान के नागौर जिले में तत्कालीन प्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। इसके बाद आंध्र प्रदेश, ठीक है? वो कब किया गया था? देखिए 11 अक्टूबर को किया गया था, ठीक है? उसी ईयर में। तो 1959 में ही लागू किया गया आंध्र प्रदेश में 11 अक्टूबर को। उसके बाद अधिकांश राज्यों ने इस योजना को प्रारंभ किया। यद्यपि 1960 दशक के मध्य तक बहुत से राज्यों ने पंचायती राज संस्थाएं स्थापित की, फिर भी राज्यों की इन संस्थाओं में, ठीक है, स्तरों की संख्या, समिति और परिषद की सापेक्ष स्थिति, उनका कार्यकाल, संगठन कार्य, राजस्व और अन्य तरीकों में अंतर था। देखो, इतने सारे हमारे राज्य थे उस समय, खैर राज्य तो अभी भी काफी हमारे, तो सभी के अंदर देखो विविधताएं बहुत सारी थी, ठीक है? विविधताएं थी, अलग अलग, भाई उनके वहाँ के कोई अलग अलग हमारी संस्कृतियां भी हैं बहुत सी, मतलब संस्कृति तो मेन संस्कृति तो एक ही है, बट एक होता है ना कि जैसे कि तमिल में थोड़ा सा अलग हैं हम लोग, नॉर्थ में अलग हैं, वेस्ट में थोड़ा सा अलग हैं, तो उस तरीके से इतनी विविधताएं थी कि अभी जो है वो कई जगहों पर जो है सभी जगह पे विभिन्न रूप से लागू हुआ था, ठीक है? जिनमें मैंने बताया अभी, संख्या, समिति, परिषद की सापेक्ष स्थिति, उनका कार्यकाल, संगठन कार्य, राजस्व और अन्य तरीकों में बहुत ज़्यादा अंतर था। उदाहरण के लिए जो हम पहले ले लेते हैं, राजस्थान ने त्रिस्तरीय पद्धति अपनाई, जबकि तमिलनाडु ने द्विस्तरीय पद्धति अपनाई। पश्चिम बंगाल ने 4 स्तरीय पद्धति अपनाई। इसके अलावा राजस्थान, आंध्र प्रदेश, ठीक है, और पद्धति में पंचायत समिति मजबूत थी, क्योंकि नियोजन और विकास की इकाई ब्लॉक थी। जबकि महाराष्ट्र, गुजरात पद्धति में जिला परिषद शक्तिशाली थी। देखो, इनमें किनको शक्ति कितनी देनी है वो बहुत ज़्यादा जरूरी है, वरना क्या होता है ना कि गड़बड़ हो जाती है।
एक को ऐसी शक्तियां दे दी कि अगला बंदा फिर वो उसका मिसयूज कर रहा है या फिर उस तरह से कार्य नहीं चल पा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है। तो जिला परिषद शक्तिशाली थी, है ना, गुजरात पद्धति में। और क्योंकि योजना और विकास की इकाई जिला थी, वहाँ पे उसकी इकाई जो थी वो जिला थी। कुछ राज्यों ने न्याय पंचायत की भी स्थापना की, न्याय पंचायत की भी, जो छोटे दीवानों या अपराधों मामलों के लिए की जाती थी। ठीक है, न्याय पंचायत जो इसका मतलब है कि वहीं पे वो न्याय किया जाता था। छोटे छोटे मतलब होते थे जो मतलब छोटी छोटी मामलों पे ही दिया करते थे निर्णय, बड़े मामलों पे नहीं दिया करते थे। ठीक है, अब देखो, अब ये सब जो किया गया, अब इसके ऊपर अध्ययन दल भी बनाया जाएगा। सन 1960 में पंचायती राज व्यवस्था की कार्य प्रणाली के विविध पक्षों का अध्ययन करने के लिए, ठीक है, कब, 1960 में, ठीक है, किस लिए, अध्ययन दल तथा समितियां। ठीक है, 1960 में पंचायती राज व्यवस्था की कार्य प्रणाली के विविध पक्षों का अध्ययन करने के लिए अनेक अध्ययन दल, समितियां तथा कार्य दल नियुक्त किए जाते रहे हैं। ठीक है, और अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं डेट वाइज, तो वो आप गूगल कर सकते हैं, क्योंकि उसके लिए तो अभी मुझे या तो फिर अलग से इसमें ऐड करना पड़ेगा। फिर भी मैं थोड़ा एक दो बता देता हूँ। जैसे 1960 में जो है पंचायत सांख्यिकी यांत्रिकरण पर गठित एक समिति थी, जिसको B.R. राव जो है उसके अध्यक्ष थे। इसी तरह 1961 में भी एक पंचायत एवं सहकारी समिति पर गठित कार्यदल था, जिसके MB मिश्रा थे। और एक और बता देता हूँ, काफ़ी थे, 1976 तक काफ़ी हुए थे। और 1961 में एक और बनी थी, पंचायती राज प्रशासन पर अध्ययन दल। ठीक है, इसको जो है वो B. ईश्वरन थे इसके अध्यक्ष। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। हमारा BRM कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग आते हैं AM। देखिए, मैं हमेशा जो है शॉर्ट फॉर्म में ही बोलता हूँ, पहले भी मैंने किया था। AM मतलब अशोक मेहता। अशोक मेहता समिति आई थी, है ना, कब आई थी, 1977 बताया था मैंने। लेकिन अभी हम एडवांस है, तो अब मैं बताऊंगा इसका मंथ भी। दिसंबर 1977, 1977 में जनता पार्टी थी, जनता पार्टी की सरकार थी। कौन थी, जनता पार्टी की सरकार। ठीक है ना, तो उसने क्या करा कि अशोक मेहता की अध्यक्षता में पंचायती राज संस्थाओं पर एक समिति का गठन किया। इसने अगस्त 1978 में अपनी रिपोर्ट सौंपी और 1978 में सौंप दी। ठीक है, 1978 में अपनी रिपोर्ट सौंपी और देश में पतोन्मुख पंचायती राज पद्धति को पुनर्जीवित और मजबूत करने हेतु 132 सिफारिशें की। ठीक है, अब इन्होंने कौन सी दी थी, इन्होंने दी थी द्विस्तरीय। ठीक है, अभी पढ़ेंगे, अभी बताएगा। ठीक है, तो अब इन्होंने कौन कौन सी मतलब मुख्य सिफारिशें की, तो इन्होंने सबसे पहले सिफारिश यही की कि त्रिस्तरीय राज्य पद्धति को द्विराष्ट्रीय पद्धति में बदल देना चाहिए, द्विस्तरीय पे। ठीक है, जिसमें जिला परिषद जिला स्तर पर, देखो ये बना देता हूँ, इसमें भी बना देता हूँ, जिला परिषद। ठीक है, किस पर, जिला लेवल पर। और जो दूसरा था वो था मंडल पंचायत। ठीक है, मंडल पंचायत। और इसमें क्या बताया गया था कि 15,000 से 20,000 जनसंख्या वाले गांवों को समूह होने चाहिए। यानी कि इसके लिए भी एक क्राइटेरिया निर्धारित किया गया कि 15,000 से 20,000 की जनसंख्या कम से कम वो होनी चाहिए, तब उसको जो है एक मंडल पंचायत में माना जाएगा। दूसरा इन्होंने क्या बोला था, मतलब अपनी जो
सिफारिशें जो इसके अंदर की थी, जो अशोक मेहता समिति की इन्होंने रिपोर्ट पेश की थी, उसमें दूसरी सिफारिश जो थी वो ये थी कि राज्य स्तर के नीचे लोक निरीक्षण में विकेंद्रीकरण के लिए जिला ही प्रथम बिंदु होगा। इन्होंने वही बात बोली कि जिला ही प्रथम बिंदु होगा। तीसरा, इन्होंने जिला परिषद कार्यकारी निकाय होना चाहिए और वह राज्य स्तर पर योजना और विकास के लिए जिम्मेदार बनाया जाए। चौथा, इन्होंने बोला पंचायती चुनावों में सभी स्तर पर राजनीतिक पार्टियों की आधिकारिक भागीदारी हो। देखो, पंचायती चुनाव में, इसको डिस्कस कर लेते हैं हम लोग, पॉइंट नंबर 4 को। पंचायती चुनावों में सभी स्तर पर राजनीतिक पार्टियों की आधिकारिक भागीदारी हो। राजनीतिक पार्टी की आधिकारिक भागीदारी, ठीक है ना। पांचवा जो है वो अपने आर्थिक स्रोतों के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पास कराधान की अनिवार्य शक्ति हो। ये बहुत पूछा जाता है कि कराधान यानी कि कर लगाने के लिए, है ना, कर लगाने के लिए कौन सी समिति ने दिया था? तो भैया अशोक मेहता समिति ने पहली बार सुझाव दिया था, ठीक है। कराधान की अनिवार्य हो, ठीक है ना, कि कर लगा सके। जैसे कि कोई मेला वेला लगवा रहे हैं वो लोग, तो उस मेले में कर लगा सके, जो जो बेसिकली जो है वो गांव के लेवल के हो, ठीक है ना। दूसरा, छठवां पॉइंट जो था वो जिला स्तर के अभिकरण और विधायकों से बनी समिति द्वारा संस्थान का नियमित सामाजिक लेखा परीक्षण होना चाहिए, ताकि यह ज्ञात हो सके कि सामाजिक एवं आर्थिक रूप से सुवेद्य समूहों के लिए आवंटित राशि उन तक पहुंच रही है अथवा नहीं। छठा पॉइंट जो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि मान लीजिए वो किस पे आश्रित होता है। अगर किसी भी एक आपने हायरार्की को, अगर हायरार्की की वो बोलते हैं, अगर आपने चालू किया है तो उसके पास सबसे पहले तो ये स्रोत होना चाहिए, कुछ मतलब रुपए पैसे होने चाहिए, ताकि जो कार्य वो करना चाहती है उसको वो संपादित कर सके, ठीक है। तो वो उनके पास पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, तो जिला स्तर के अभिकरण और विधायकों से बनी समिति द्वारा, उन्हीं के द्वारा बनाई गई समिति जो है वो बनाई जाएगी, ताकि वो देखती रहे, लेखा परीक्षा करती रहे कि इनके पास समय समय पर दी गई राशि पहुंच रही है। सातवां, उन्होंने जो पॉइंट क्लियर किया था, जो उन्होंने सिफारिश की थी कि राज्य सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को अतिक्रमण नहीं किया जाना चाहिए। आवश्यक अतिक्रमण करने की दशा में अतिक्रमण के 6 महीने के भीतर चुनाव हो जाना चाहिए। इसमें क्या कह रहा है कि ये पहले अभी डिस्कस किए थे कि राज्य सरकार द्वारा इनके ऊपर कोई फालतू का दबाव नहीं आना चाहिए, ठीक है, कि भाई तुम्हें निकालना है, हम निकाल देंगे, ठीक है। बहुत बड़ी कोई ऐसी चीज हो जाती है जिसकी वजह से आपको निकालना पड़ा, या उसने खुद रिजाइन दे दिया, तो आपको 6 महीने के अंदर में उसको जल्दी से भरना भी है। देखो, दोबारा सुन लेते हैं। राज्य सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थाओं का अतिक्रमण नहीं किया जाना चाहिए। आवश्यक अतिक्रमण करने की दशा में, यानी जहाँ आवश्यक हो जाए अतिक्रमण हमें करना है, तो अतिक्रमण के 6 महीने के भीतर चुनाव हो जाने चाहिए। जो भी आप राज्य सरकार ने कर दिया है, तो उसके 6 महीने के अंदर में जो है वो चुनाव हो जाने चाहिए, ठीक है। तो 8वां, न्याय पंचायत, ठीक है। न्याय पंचायत को विकास पंचायत से अलग निकाय के रूप में रखा जाना चाहिए। एक योग्य न्यायाधीश द्वारा इनका सभापति किया जाना चाहिए। देखिए, मैंने बताया था कि इसमें क्या होता है, एक तो चली जाती है कार्यपालिका, ठीक है, कार्यपालिका, एक होती है न्यायपालिका। देखिए, अगर ऐसा नहीं करेंगे ना, तो मान लीजिए ये विकास कर रहा है, ये बोल रहा है कि हमने गांव में जो है 10 स्ट्रीट लाइट लगवा दी है। अगर यहाँ का कोई मतदाता, यहाँ का जो वासी है, वो ये बोले कि नहीं, आपने 10 नहीं लगाई, आपने सिर्फ और सिर्फ 5 ही लगवाई है, तो आखिर ये न्याय किससे मांगना जाए? इससे।
अगर यही चीज़ ये इसी को बना देता तो ये तो डिनाई कर देता कि नहीं, ये तो बोलता कि हाँ मैंने 10 लगवाई है। तो इनको जो है पृथक रखने के लिए बोला गया था, ताकि ये दोनों एक दूसरे मतलब जो है एंटी हो सकें एक तरीके से, और काम का संचालन अच्छे से हो और बिना किसी करप्शन के हो। तो क्या कह रहे हैं, न्याय पंचायत को विकास पंचायत से, न्याय पंचायत को विकास पंचायत से अलग निकाय के रूप में देखा जाना चाहिए। एक योग्य न्यायाधीश द्वारा इसका सभापति किया जाना चाहिए। ठीक है। नवा पॉइंट जो ये कह रहा है, अशोक मेहता समिति जो कह रही है, वो ये कह रही है कि राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त के परामर्श से पंचायती राज चुनाव कराए जाने चाहिए। ठीक है। 10वां जो कह रहा है ये, विकास के कार्य जिला परिषद को स्थानांतरित होने चाहिए और सभी विकास कर्मचारी इसके नियंत्रण और देख रेख में होने चाहिए। समझे? देखिए सिंपल सा है, ये क्या कह रहा है, विकास के कार्य जो हैं वो किसके विकास के कार्य जिला परिषद को स्थानांतरित होने चाहिए। किसको? जिला परिषद को स्थानांतरित होने चाहिए और सभी विकास कर्मचारी इस नियंत्रण और देख रेख में होने चाहिए। जितने भी विकास के कर्मचारी हैं, ठीक है, विकास कर्मचारी जो हैं वो इसके देख रेख में होने चाहिए। किसके? जिला परिषद के। ठीक है ना। नंबर 11, पंचायती राज के समर्थन में लोगों को प्रेरित करने में स्वैच्छिक संगठनों की महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए। जो कोई अगर स्वेच्छा से बोल रहा है कि हाँ, मतलब लोगों में एक जानकारी वो होता ना कि मतलब उनको ये बोलना है कि देखो ये होनी चाहिए, आपको जो है वोट देना चाहिए, मतदान देना चाहिए, लोग जागरूक करते हैं। तो अगर कोई ऐसे संगठन बनते हैं जो लोगों को जागरूक करते हैं, ठीक है, तो स्वैच्छिक संगठनों की महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए लोगों को प्रेरित करने में। ठीक है, पंचायती राज के समर्थन में। और 12वां जो बोला गया था, पंचायती राज संस्थाओं के मामले की देखरेख के लिए राज्य मंत्रिपरिषद में एक मंत्री की नियुक्ति होनी चाहिए। ठीक है, एक मंत्री जो है वो कहाँ होना चाहिए? राज्य मंत्रिपरिषद में। ठीक है। 13वां पॉइंट जो उन्होंने बोला था, वो कहा था कि उनकी जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए स्थान आरक्षित होना चाहिए। अशोक ये इसको नोट कर लेना। ठीक है, जो नोट करने लायक ना उन्हीं को मैं ज़्यादातर देखो फोकस करके लिख रहा हूँ। मोस्टली तो ज़्यादातर वही पूछे जाते हैं। ठीक है, और बीच बीच में जो थोड़े मोड़े आ रहे हैं उनको सिर्फ बता दे रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ मैं, क्योंकि कोई खास उतना नहीं है। बाकी मेन पॉइंट को मैं जरूर लिख रहा हूँ। तो पॉइंट नंबर 13 जो है वो उनकी जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए स्थान आरक्षित होना चाहिए। मान ली हाँ, ये छोड़ा गया कि इन पे राज्य पे छोड़ा गया कि आपकी जनसंख्या कितनी है, उसमें अनुसूचित जनजाति और जनजाति कितने हैं, और उसके हिसाब से जो है आपको उसका परसेंटेज सीट जो है वो बुक रिजर्व रखनी चाहिए। ठीक है, ये बोला गया था। तो अगर ये पूछा जाएगा कि आरक्षण के लिए सबसे पहले किसने मांग करी थी पंचायती राज व्यवस्था में, तो वो थे AM अशोक मेहता। ठीक है। और 14वां जो इन्होंने बोला था, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता दी जानी चाहिए। इसमें उन्हें उपयुक्त हैसियत, ठीक है, के साथ ही सतत सक्रियता का आश्वासन मिलेगा। देखिए ये जो है संवैधानिक, ये भी एक पॉइंट बहुत जरूरी है। क्या कह रहा है ये कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता दी जानी चाहिए। अब तक जो आ रही थी, चल रही थी BRM, वो संवैधानिक नहीं थी, वह राज्य की स्वेच्छा थी कि वो उसको अपनाना चाहते हैं कि नहीं अपनाना चाहते हैं। लेकिन इन्होंने बोला कि ये संवैधानिक होना चाहिए, राज्यों को इसे अपनाना ही पड़ेगा। ठीक है, हालांकि इसमें कुछ चीज़ों पर
राज्यों का नियंत्रण रहेगा कि उन्हें किस तरीके से उसको किसको कितनी पावर देनी है, कितने उनको वहाँ के सदस्य रखने हैं, ये उनको दे दिया गया, राज्य को दे दिया गया। लेकिन मुख्य रूप से जो जरूरी चीजें थी वो संवैधानिक दर्जों में जो है वो उन्होंने सुझाव दिया था कि रखने चाहिए। समिति का कार्यकाल पूरा होने से पूर्व जनता पार्टी सरकार भंग होने के कारण केंद्रीय स्तर पर अशोक मेहता समिति की सिफारिश पर कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी। फिर भी 3 राज्य कर्नाटक व बंगाल और आंध्र प्रदेश में ने ठीक है अशोक मेहता समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखकर पंचायती राज संस्थाओं के पुनरुत्थान के लिए कुछ कदम उठाए। किन किन ने? बंगाल ने, आंध्र प्रदेश ने और कर्नाटक ने, ठीक है ना। अशोक मेहता समिति की चली नहीं थी क्योंकि जनता पार्टी गिर गई थी, ठीक है। इसके बाद आई थी GVK। देखो इसमें से ज्यादा क्वेश्चन जो हैं वो एसएससी ग्रेजुएट लेवल पे नहीं आते हैं, ठीक है। एसएससी ग्रेजुएट लेवल पे कोई खास नहीं आते हैं, मगर अगर आप जो हैं अभी यूपीएससी की तैयारी के यूपीएससी यानी कि ऊपर की परीक्षा आप कर रहे हैं, उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आपको इसके बारे में जानना चाहिए। इसीलिए मैं यहाँ पर इनके बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो लेकिन हाँ, जल्दी जल्दी इसमें बताऊंगा ताकि हम आगे और चीजें कवर कर सकें। ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम की समीक्षा करने के लिए मौजूद प्रशासनिक व्यवस्थाओं के लिए भूतपूर्व योजना आयोग द्वारा 1985 में GVK राव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची कि विकास प्रक्रिया जो है दफ्तरशाही युक्त होकर पंचायत राज्य से विच्छेदित हो गई है। विकास प्रशासन के लोकतांत्रिकरण के विपरीत उसके नौकरशाही की इन प्रक्रिया का कारण पंचायती राज संस्थाएं कमजोर हो गई हैं और परिणाम स्वरूप इसे बिना जड़ की घास कहा गया। अतः समिति ने पंचायती राज पद्धति को मजबूत और पुनर्जीवित करने हेतु कुछ जो है सिफारिशें की थी। देखो इसके अंदर कुछ चीज़ों को जो है याद रखना है, जैसे कि इन्होंने वो ये बोला कि ये जो है अब दफ्तरशाही रह गई है, ठीक है, दफ्तरशाही रह गई हैं। अब ये नीचे नहीं जा रही हैं, सिर्फ दफ्तरों के कागजों में, नीचे नहीं हो रहा है सब। दूसरा इन्होंने बोला जो बहुत ही मतलब प्रचलित है, वो बिना जड़ की घास। क्या बोला उन्होंने? बिना जड़ की घास। इसका अर्थ अगर आप समझोगे तो इसका कहने का मतलब है कि बिना जड़ की घास है, यानी कि जड़ उसमें है नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ घास है। अब ये सिर्फ और सिर्फ दफ्तरों में रह गया है, ये नीचे नहीं हो रहा है, नीचे लागू नहीं हो रहा है कुछ भी चीज़, सिर्फ और सिर्फ दफ्तरशाही होकर रह गया है, इसलिए इन्होंने बिना जड़ की घास कहा था। अब चलिए, क्योंकि ये एडवांस लेवल का हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इसके अंदर हम GVK राव समिति के बारे में भी उनके क्या कोई की पॉइंट्स थे वो जान लेते हैं, ठीक है। तो इनका सबसे पहला जो की पॉइंट था, सिफारिश जो थी इनकी, जो इनके सुझाव थे, है ना, वो क्या था? उन्होंने बोला था कि जिला स्तरीय निकाय अर्थात जिला परिषद, ठीक है, जो सबसे ऊपर है, तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान देना चाहिए। इन्होंने कहा था कि सबसे ऊपर है उसको सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान दिया जाना चाहिए। यह कहा गया कि नियोजन एवं विकास की, ठीक है, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट की उचित इकाई जिला है, ठीक है, तथा जिला परिषद को उन सभी विकास कार्यक्रम के प्रबंध के लिए मुख्य निकाय बनाया जाना चाहिए जो उस स्तर पर संचालित किए जाते हैं। तो महत्व किसको दिया है इसमें? सबसे पहले उसने जिला परिषद, ठीक है, ये सिंपल से याद रखना आपको, वो तो काफ़ी बड़ा बोल दिए, बोलने पे मत जाइए, बोलने का जो है उससे सिर्फ समझिए और इससे जानिए, ठीक है। महत्व जिला परिषद, ठीक है।
फिर दूसरा कहा इन्होंने कि जिला एवं स्थानीय स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं को विकास कार्य के नियोजन, क्रियान्वयन एवं निगरानी महत्वपूर्ण प्रदान की जानी चाहिए। ठीक है ना, समझ रहे हो क्या कहना चाहता है? ये कहना चाहता है कि जिला एवं स्थानीय स्तर पर, ठीक है, ग्राम बोल दीजिए स्थानीय को, फिर जिला स्तर पे बोल दीजिए, जो ये कार्य करना चाहते हैं ये दोनों, ठीक है, इसके लिए ये जो होगी वो क्या करेगी, इनको सुपरविजन करेगी। इन्होंने भी यही बात बोली, सुपरविजन करेगी, इन पे निगरानी रखेगी, ठीक है, और इनका नियोजन, प्लानिंग भी करवाएगी। सबसे बड़ी भूमिका इनकी यही होनी चाहिए। नंबर 3, प्रभावी जिला नियोजन विकेंद्रीकरण के लिए राज्य स्तर के कुछ नियोजन कार्यों को जिला स्तर पर हस्तांतरित किया जाना चाहिए। प्रभावी जिला नियोजन के केंद्रीकरण के लिए राज्य स्तर के कुछ नियोजन कार्यों को जिला स्तर पर हस्तांतरित किया जाना चाहिए। ठीक है ना, कोई खास नहीं है। अभी चलते हैं आगे, देखते हैं क्या बोल रहा है कि एक जिला विकास आयुक्त के पद को सृजन किया जाना चाहिए। इससे जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्य करना चाहिए तथा उसे जिला स्तर के सभी विकास को प्रभावी होना चाहिए। देखो सिंपल सा है, ये क्या कह रहा है कि एक जिला विकास आयुक्त के पद का सृजन किया जाना चाहिए। ठीक है ना, जिला विकास आयुक्त जो विकास करने वाले वो हैं, उसका जिला विकास आयुक्त बस सृजन करना है और कुछ नहीं, बस इतना इसका खास मतलब है। ठीक है, नंबर 5 जो है वो पंचायती राज संस्थाओं को नियमित निर्वाचन होने चाहिए। ठीक है, पंचायती राज संस्थाओं को नियमित निर्वाचित होने चाहिए। यह पाया गया है कि 11 राज्यों में एक अथवा अधिक स्तरों के लिए ये चुनाव समय से संपन्न नहीं कराए गए हैं। समझ रहे हैं, जैसे अभी बोला गया है, अभी जो है संवैधानिक रूप से 5 वर्ष में चुनाव होते हैं। ठीक है ना, ठीक है, 5 वर्ष में होते हैं। तो यही वो ये यहाँ पे कह रहे हैं कि ये होना चाहिए, और उन्हें क्योंकि ये पाया था कि कई राज्यों में ये नहीं हुआ था। ठीक है, तो इस प्रकार जो समिति है, ठीक है, इस प्रकार समिति ने विकेंद्रित क्षेत्रीय प्रशासन को अपनी योजना में पंचायती राज को स्थानीय आयोजन एवं विकास में प्रमुख भूमिका प्रदान की। ठीक है, ये इस बिंदु पर जीवी के राव समिति रिपोर्ट जो है 1986, ठीक है, रिपोर्ट 1986 प्रखंड स्तरीय आयोजन पर दांतेवाला समिति 1978 तथा जिला आयोजन पर हनुमंतराव समिति रिपोर्ट 1984 से अलग है। दोनों समितियों में यह सुझाया गया था कि मूलभूत विकेंद्रित आयोजन का कार्य जिला स्तर पर संपन्न किया जाना चाहिए। हनुमंतराव समिति ने जिला अधिकारी अथवा किसी मंत्री के अधीन अलग जिला योजना निकायों की वकालत की थी। इन दोनों संदर्शों मॉडल में जिला अधिकारी की विकेंद्रित आयोजना में महत्वपूर्ण भूमिका बनती है। हालांकि समिति का कहना था कि विकेंद्रित योजना की इस प्रक्रिया में पंचायती राज संस्थाओं को भी जोड़ा जाए। समिति ने जिला स्तर पर सभी विकासात्मक एवं आयोजना गतिविधियों के लिए जिलाधिकारी को समन्वय बनाने की अनुशंसा भी। इस प्रकार हनुमंतराव समिति, बलवंतराय समिति और भारत के प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग अशोक मेहता समिति तथा अंत में जीवी के राव समिति से भिन्न अनुशंसाएं भी है, जिन्होंने एक जिलाधिकारी की विकासात्मक भूमिका को समिति करने की अनुशंसा की थी। विकासात्मक प्रशासन में पंचायती राज को महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान की। देखो इसको मैंने जल्दी कर दिया क्योंकि जीवी राव का अभी कोई खास उतना होता नहीं है। ठीक है, जितना महत्वपूर्ण था वो मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद जो खास समिति आई थी वो आई थी LM सिंघवी। ठीक है ना, LM सिंघवी समिति। ठीक है,
ये आई थी, ये थोड़ी महत्वपूर्ण थी। इसके बाद थुंगन आएगा, वो भी महत्वपूर्ण है। तो 1986 में राजीव गांधी ने लोकतंत्र व विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं का पुनरुत्थान, है ना, पुनरुद्धार पर एक अवधारणा पत्र तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया, जो कि एल.एम. सिंघवी की अध्यक्षता में इसने मतलब किया। ठीक है ना, किसने किया? 1986 में राजीव गांधी, ठीक है। लोकतंत्र की किस लिए किया है? देखो किस लिए किया है। लोकतंत्र के लोकतंत्र व विकास, लोकतंत्र व विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं का पुनरुद्धार। ठीक है, राइटिंग में मत जाइएगा। है ना, राइटिंग स्पेलिंग थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा, मेरी बात को समझिएगा कि लोकतंत्र कहना क्या चाहता है। ये लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं का पुनरुद्धार, इसको पुनरुद्धार इनके उद्धार के लिए जो है दोबारा से किया गया, और लोकतंत्र और विकास के लिए भी। ठीक है ना, तो इन्होंने क्या किया कि एक अवधारणा पत्र तैयार करने के लिए, है ना, कि भाई क्या था नहीं था, इसकी एक अवधारणा बताइए, है ना, ठीक था नहीं था, या फिर इसमें आप अपना एड जोड़ के अपनी सिफारिश दीजिए, अपनी दलील दीजिए, अपना सिद्धांत बताइए। ठीक है, तो उन्होंने सिद्धांत दिए। नंबर 1 कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक रूप से मान्यता, देखो सेम वही बोला। फिर उसके बाद उन्होंने उनके संरक्षण की आवश्यकता है, ये भी बोला। इस कार्य के लिए भारत के संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा जाए। देखो ये बहुत बड़ी बात बोली उन्होंने कि संविधान में ही नया अध्याय जोड़ना चाहिए। 11वीं अनुसूची आई थी ना, याद है, जब 73वां संशोधन किया गया था। तो अभी हम आगे पढ़ेंगे, फिलहाल इन्होंने ये बात बोली है। ठीक है, अध्याय जोड़ा जाना चाहिए, इससे उसकी पहचान और विश्वसनीयता अनुलंघनीय होने के में महत्वपूर्ण मदद मिलेगी। इससे पंचायती राज पंचायती राज निकास के नियमित, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने के संवैधानिक उपबंध की सलाह भी दी। देखो उन्होंने क्या कहा था, सिंपली कहा था कि देखो जी ऐसा है, एक नया अध्याय जोड़ दीजिए, इससे क्या होगा कि उसका एक अलग से ही महत्वपूर्ण बन जाएगा। आपको इतना मेहनत करने की जरूरत ही नहीं होगी कि भैया ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। दूसरा उन्होंने कहा था गांव के समूह के लिए न्याय पंचायत की स्थापना, जो कि ऑलरेडी उन्होंने एम ने भी कहा था, ऐसे सुनते ने भी। फिर तीसरा उन्होंने कहा था ग्राम पंचायतों को ज्यादा व्यवहार बनाने के लिए गांव का पुनर्गठन किया जाना चाहिए। इनमें ग्राम सभा की महत्ता पर भी जोर दिया तथा इसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र की मूर्ति बताया। देखो ये जरूरी है, क्या बताया? प्रत्यक्ष लोकतंत्र की मूर्ति। ठीक है ना, ध्यान रखना इसको। तो इन्होंने ये तीसरा ये बताया था। चौथा इन्होंने क्या बोला कि गांव की पंचायतों को ज्यादा आर्थिक संसाधन उपलब्ध कराए जाने चाहिए, जितने संसाधन अभी करा रहे हैं उससे बड़े कम है। पांचवा इन्होंने बोला था पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव, उनके विघटन एवं उनके कार्य से संबंधित जो भी विवाद उत्पन्न होते हैं उनके निस्तारण के लिए न्यायिक अधिकारों की स्थापना की जानी चाहिए। ठीक है, समझ में आया? अब इसके बाद आई थी हमारी, ये भी इम्पोर्टेंट बहुत है, थुंगन समिति। ठीक है, थुंगन समिति। तो ये क्या थी? ये आई थी 1988 में। ठीक है, संसद की सलाहकार समिति की एक उप समिति पी.के. थुंगन की अध्यक्षता में, किनके? पी.के. थुंगन। देखो इनाम आपको जो है अध्यक्षों के तो नाम कम से कम याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, तो किसके अध्यक्षता में? पी.के.
थुंगन की अध्यक्षता में राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचे की जांच कराने के लिए उद्देश्य से गठित की गई इस समिति में पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए सुझाव दिया गया। इस समिति ने निम्न अनुशंसाएं की। इन्होंने ये बताया, वही सब बता रहे तो हम भी बताएंगे। अब देखो कुछ बहुत हद तक मिलते जुलते रहेंगे। तो इन्होंने क्या बोला, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्राप्त हो। भाई पहले से बोला हुआ था। गांव, प्रखंड तथा जिला स्तरों पर त्रिस्तरीय पंचायती राज हो। BRM ने पहले ही बोला था, बलवंत राय मेहता ने। तीसरे बोला उन्होंने कि जिला परिषद को पंचायती राज व्यवस्था की धुरी होना चाहिए, ठीक है ना। इसे जिले में योजना निर्माण एवं विकास की एजेंसियां के रूप में कार्य करना चाहिए, ठीक है। ये भी बोला हुआ था, ठीक है। ऑलरेडी पीछे का पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा। पांचवा कहा था इन्होंने कि एक संस्था के सुपर सत्र की अधिकतम अवधि 6 माह होनी चाहिए। 6 माह के अंदर में वो हो जाना चाहिए। अगर रिजाइन देता है या निकाल दिया जाता है, 6 माह के अंदर उसका भर्ती हो जाना चाहिए। छठा बोलता है कि राज्य स्तर पर योजना मंत्री की अध्यक्षता में एक योजना निर्माण तथा समन्वय समिति गठित होनी चाहिए। ये भी ऑलरेडी पहले ही बोला गया था। सातवां इन्होंने बोला था पंचायती राज पर केंद्रित विषय की एक विस्तृत सूची तैयार करनी चाहिए तथा उसे संविधान में समाहित करना चाहिए। आठवां इन्होंने बोला था पंचायती राज के तीनों स्तरों पर जनसंख्या के हिसाब से आरक्षण होना चाहिए। महिलाओं को भी आरक्षण होनी चाहिए। देखिए इन्होंने सबसे पहले बोला था महिला आरक्षण, ठीक है। अभी इससे पहले बोला गया था सिर्फ वो आरक्षण, ठीक है, SC ST। यहाँ पर बोला गया था महिला आरक्षण, वो भी 1/3, ठीक है ना। ठीक है, तो कौन सा पॉइंट था हमारा, पंचायती राज पर केंद्रित विषयों की एक विस्तृत सूची तैयार करनी चाहिए। उसके बाद पंचायती राज के तीनों स्तर पर जनसंख्या के हिसाब से आरक्षण होना चाहिए। पहले तो जनसंख्या के हिसाब से आरक्षण, दूसरा महिलाओं के लिए आरक्षण। फिर उसके बाद 9वां पॉइंट उन्होंने बोला था हर राज्य में एक राज्य वित्त आयोग का गठन होना चाहिए, जो कि होते हैं शायद अभी। यह आयोग पंचायत राज संस्थाओं को वित्त के वितरण के पात्रता बिंदु तथा विधियां तय करेगा, ठीक है। जितने भी फाइनेंस से रिलेटेड होंगे यही इसके बनाएगा, प्लानिंग व्लानिंग जो भी होगा। 10वां उन्होंने कहा था कि जिला परिषद का मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिले का कलेक्टर होगा। देखो इन्होंने भी वही बात बोली। उसके बाद आई थी देखो गडगिल समिति, ठीक है ना। गडगिल समिति आई थी। अब इनके बारे में बता देता हूँ। 1988 में VN गडगिल, ठीक है, VN गाडगिल की अध्यक्षता में, इसका भी बता देता हूँ मैं कौन आए थे। गाडगिल समिति, ठीक है। उन्नीस सौ अट्ठासी में VN गाडगिल की अध्यक्षता में एक नीति एक एवं कार्यक्रम समिति का गठन कांग्रेस पार्टी ने किया था। कांग्रेस पार्टी ने, ठीक है। इस समिति से इस प्रश्न पर विचार करने के लिए कहा गया कि पंचायती राज संस्थाओं के प्रभावकारी कैसे बनाया जाए, ठीक है। इनका विचार क्या था कि प्रभावकारी कैसे बनाया जाए, ठीक है, ठीक है। प्रभावकारी कैसे बनाया जाए, इस संदर्भ में समिति ने निम्न अनुशंसाएं की, मतलब कुछ बताया उन्होंने। पहला इन्होंने बताया, क्या बताया, देखिए सबने बताते गए, ये भी बता रहे हैं, हम सुनते जा रहे हैं, ठीक है। भाई सुन लो, क्या करना है। ये लोग एक एक काम करते जाते हैं, हमें बताते जाते हैं, और हमें पढ़ना पड़ता है। एक सब्जेक्ट, एक टॉपिक वो बढ़ता जाता है, ठीक है। लेकिन देखो ऐसी बात नहीं है। ये लोग बहुत मेहनत कर रहे थे कि भारत जो है अभी बहुत पिछड़ा देश था, काफ़ी पिछड़ गया था। 200 साल के शासन के बाद, ब्रिटिश के शासन के बाद तो हम लोग काफ़ी मतलब टूट चुके थे एक तरीके से, क्योंकि हमें पूरी हद से लूटा गया था। जितना लूट सकते थे उतना लूटा गया था, है ना। प्लासी के युद्ध के बाद से ही हम लोग जो है इनके एक तरह से पूरे वो गुलाम बन चुके थे, याद है ना। सिराजुद्दीन दौला उन्हीं को हराया था ना।
अभी देखना पड़ेगा मुझे। सिराजुद्दीन दौला था, उन्हीं को जो है मार दिया गया था। क्यों उनको हराया गया, मारा गया था, उनको इसलिए मारा गया था, उन्होंने बोला कि ब्लैक होल ट्रेजिडी इन्होंने की है, हमारे 107 जो है जवानों को मार दिया है सिराजुद्दौला ने, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। कई हिस्टोरियंस बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था कि ब्लैक होल ट्रेजिडी हुई थी। यह केवल अपने ही लोगों से सिंपैथी पाने के लिए ऐसा किया गया था, तथा हमला करने का एक बहाना इनको चाहिए था। जबकि सिराजुद्दौला ने इनको सिर्फ और सिर्फ हक की चीज़ें बोली थी। सिराजुद्दौला ने कहा था कि देखो, आप लोग बिना करके आप यहाँ पे काम कर रहे हैं, और हमारे यहाँ के जो मतलब व्यापारी हैं उनको दिक्कत हो रही है। और फिर दूसरा इन्होंने कहा था कि आपने किलेबंदी कैसे करी है। किलेबंदी इन्होंने ब्रिटिश राज ने चालू कर दिया था। तो ये तो खैर मैं हिस्ट्री में पहुंच जा रहा हूँ बार बार। तो ये हम लोग ऑलरेडी बहुत पिछड़ चुके थे। उसके बाद से जब 200 साल राज किया हमारे ऊपर, इतना पिछड़ चुके थे, लोगों में अशिक्षा इतनी हो चुकी थी, हमारे संसाधन लूट लिए गए थे, हम लोग का मानसिक गुलाम बना दिया गया था, हम लोग अब हर चीज़ से डरने लग गए थे। तो हम लोगों को, यानी कि हम लोग जो नीचे हैं, नीचे के तबके हैं, हम ही लोगों को सत्ता से रूबरू कराने के लिए इस प्रकार की योजना चलाई गई, ताकि हम लोग को भी ये लगे कि हमारे पास एक पावर है, हम लोग कुछ कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमें हमेशा दबाया नहीं गया है। देखिए, करप्शन तो हर जगह होता है। आप अच्छे लोग काम कर रहे हैं तो वहाँ पे कोई ना कोई बुरा बंदा जरूर होगा, वो करप्शन करेगा। ठीक है, उसे क्या है, उसे सिर्फ पैसे से मतलब है ना, उसे देश से मतलब नहीं है। लेकिन देश को देखिए, लोगों को जागरूक करने के लिए पंचवर्षीय योजनाएं लाई गई। उसके बाद ये पंचायती तंत्र था, ताकि एकदम नीचे जो है नीचे के लोग जो हैं उनके विकेंद्रीकरण हो सके, उन लोग के पास सत्ता आ सके, जन भागीदारी हो सके। तो पंचायती व्यवस्था की गई। हर साल हमको एक टारगेट बनाकर आगे बढ़ना, उसके लिए पंचवर्षीय योजनाएं कही गई। ठीक है, शहर में नगर पालिका, गाँव में पंचायती राज, बहुत सारी चीज़ें सोच विचार के ही सारी हुई हैं। ठीक है ना। तो चलिए, गॉडगिल समिति ने भी दिया था, तो इसलिए मैंने बता दिया कि हम लोग हर बार जो है पॉइंट पॉइंट पढ़ पढ़ के थक गए हैं। लेकिन देखो, इनको समझना ज़रूरी है। सबसे पहले तो देखो, हर चीज़ को रटना मत कभी भी, ये रटने के लिए नहीं है। जो यूपीएससी में जो आपकी भर्ती होती है, वो रट्टू तोता उनको नहीं चाहिए होता है। ठीक है, बिल्कुल नहीं चाहिए होता है। देखिए, आपको सिर्फ अगर अपने एग्ज़ाम अच्छे से निकाल लिया है, वहाँ पर थोड़ा बहुत अपना मेहनत कर लिया है, उसके बाद इंटरव्यू में वो सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि आपकी मानसिक स्थिति आईएएस की, आईपीएस की, या जो भी आपने भरा है, ठीक है ना, उसकी है कि नहीं है। समझ रहे हैं, क्योंकि उस पद पे आपको इतना टेंशन मिलेगा, इतना प्रेशर मिलेगा, है ना। यू हैव टू वर्क इन दैट कंडीशन। ठीक है, देयर विल बी अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन योर माइंड, दैट यू हैव टू डू वट एवर फॉर योर डिस्ट्रिक्ट। आपको उस माइंड सेट का होना चाहिए। ठीक है ना, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। तो फैक्ट्स का पता आपको होना चाहिए। तो फैक्ट्स के बारे में बताया जा रहा है। तो गॉडगिल समिति ने भी कुछ सुझाव दिए थे। तो इन्होंने पहला सुझाव दिया था, देखो अब मैं अभी इसको टाइप नहीं लिखूंगा, नहीं लिखने को अभी लिख दूंगा, लेकिन वही चीज़ें रिपीट होंगी तकरीबन तकरीबन, तो बस आपको पॉइंट सुनने हैं। तो पहला पॉइंट जो था, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा, पॉइंट पहले क्लियर है। गांव, प्रखंड तथा जिला स्तर पर त्रिस्तरीय पंचायती राज, पहले ही क्लियर है। पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष, ये भी बता दिया मैंने। पंचायत के सभी 3 स्तरों पर सदस्यों का सीधा निर्वाचन, देखो इन्होंने कहा था कि सीधा निर्वाचन होना चाहिए, इन्होंने कहा था सीधा निर्वाचन होना चाहिए। सीधा मतलब सीधा डायरेक्ट वोटिंग होनी चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। ठीक है, अभी क्या होता है कि सिर्फ नीचे के लेवल पे सीधा निर्वाचन होता है, उसके बाद उन्हीं के जो भी चुने हुए अधिकारी होते हैं वो आगे फिर चुनते हैं। ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से वो आते हैं। उसके बाद पांचवा बोला उन्होंने, अनुसूचित जातियों, जनजातियों तथा महिलाओं के लिए आरक्षण होना चाहिए, ऑलरेडी क्लियर है। छठा उन्होंने बोला था, पंचायती राज संस्थाओं को ये जिम्मेदारी कि वह पंचायत क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए योजनाएं बनाए तथा उन्हें कार्यान्वित करें। ये तो वैसे उनका मेन काम ही यही है। ठीक है, तो इसको भी डिस्कस बताने की जरूरत नहीं है। पंचायती राज संस्थाओं को
कर यानी कि टैक्सेस और ड्यूटीज लगाने, वसूलने तथा जमा करने के अधिकार होंगे। ये भी बता दिया हमने। क्या हो सकता है, एक अगर उदाहरण बताऊं तो मेला वेला अगर लग रहा है गांव के अंदर तो उस पर वो लोग कर लगा सकते हैं। ठीक है। एक राज्य वित्त आयोग की स्थापना हो, पंचायतों को वित्त का आवंटन करे। ये भी ऑलरेडी डिस्कस्ड है पीछे कि भाई वित्त आयोग का होना चाहिए, फाइनेंस से रिलेटेड सारे वो बोलेगा। ठीक है। नवा है, एक राज्य चुनाव आयोग की स्थापना हो जो पंचायतों के चुनाव संपन्न कराए। देखो ये तो होना ही होना है, नहीं होगा तो आखिर कराया कौन। तो भैया राज्य चुनाव का आयोग का स्थापना होना बहुत जरूरी है। तो गॉडगिल समिति के अनुशंसाएं एक संशोधन विधेयक के निर्माण का आधार बनी। इस विधेयक का लक्ष्य था पंचायती राज संस्थाओं का संवैधानिक दर्जा तथा सुरक्षा। ठीक है ना, ये काफी महत्वपूर्ण बनी थी। ठीक है। अब इसका संवैधानिकरण कब हुआ था, देखिए जो सबसे बहुत जरूरी था हमारा इसका संवैधानिकरण। ठीक है। तो राजीव गांधी सरकार एलएम सिंघवी समिति के उपरांत अनुशंसाओं की प्रतिक्रिया राजीव गांधी सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं के संवैधानिकरण और उन्हें ज्यादा शक्तिशाली और व्यापक बनाने हेतु जुलाई 1989 में 64वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश किया था। देखो इससे पहले ही पेश कर दिया था। तब क्या था, 1989 में किया था, लेकिन हुआ क्या था अब हम आगे देखते हैं। यद्यपि अगस्त 1989 में लोकसभा ने यह विधेयक पास कर दिया, किंतु राज्यसभा द्वारा इसे पारित नहीं किया गया। इस विधेयक का विपक्ष द्वारा जोरदार विरोध किया गया क्योंकि इसके द्वारा संघीय व्यवस्था केंद्र को मजबूत बनाने का प्रावधान था। देखिए अब इसको मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि हुआ क्या था। अभी क्या चल रहा था, अगस्त चल रहा था। ठीक है। और अगस्त 1989 में लोकतंत्र ने जो है वो इसको पारित कर दिया। ठीक है जी। संसद में पहले तो उन्होंने दिया संवैधानिक उस बिल को। ठीक है। कब दिया था, 1989 में दिया था। तो अगस्त 1989 में लोकसभा ने इसको पारित कर दिया, लेकिन उसके बाद भारी जो है विरोध हुआ था। कहाँ पे, राज्यसभा में। ठीक है ना। और उनका कहने का मतलब क्यों उन्होंने इसका विरोध किया कि आप जो है धीरे धीरे केंद्र को सारा का सारा वो दे रहे हो, हमारा पावर दे रहे हो। ठीक है ना, इसलिए वो नहीं चाहते थे कि ऐसा हो, तो फिर ये नहीं हुआ पारित। ठीक है। तो वीपी सिंह सरकार, देखो अब क्या हुआ, वीपी सिंह सरकार जो है वो नवंबर में आ गई। ठीक है, 2 महीने बाद ही नवंबर में आ गई। ठीक है। और प्रधानमंत्रित्व में राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने कार्यालय संभाला और शीघ्र ही घोषणा की कि वह पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत प्रदान करेगी। जून 1990 में पंचायती राज संस्थाओं के मजबूत करने से संबंधित मामले पर विचार करने के लिए वीपी सिंह की अध्यक्षता में राज्यों के मुख्यमंत्रियों का 2 दिन का सम्मेलन हुआ। ठीक है, राज्य मंत्रियों का 2 दिन का सम्मेलन हुआ। सम्मेलन में एक नए संविधान संशोधन को पेश करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। सम्मेलन में ये भी हो गया। ठीक है। परिणाम स्वरूप सितंबर 1990 में, ठीक है ना, सितंबर 1990 में लोकसभा में एक संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया। लेकिन सरकार के गिरने के साथ ही यह विधेयक भी समाप्त हो गया। ठीक है। उसके बाद कौन आया, नरसिम्हा राव सरकार। ठीक है। वीपी नरसिम्हा राव के प्रधानमंत्रित्व में कांग्रेस सरकार ने एक बार फिर पंचायती राज के संवैधानिकरण के मामले पर विचार किया। इसने प्रारंभ के विवादास्पद प्रावधानों को हटाकर नया प्रस्ताव रखा और सितंबर 1991 को लोकसभा में एक संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया।
देखो कब किया, यहाँ पे अब ये महत्वपूर्ण है थोड़ा, इसको मैं लिख देता हूँ। कब किया था? सितंबर 1991 को, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ था? 1991 को लोकसभा में एक संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया। अतः यह विधेयक 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के रूप में। कब? देखिए इसको क्या हुआ था, मैंने डेट के साथ बताया था कि 23 अक्टूबर और 24 अक्टूबर को जो है ना, 1992 में ही जो है वो कर लिया गया था एक्सेप्ट लोकसभा और राज्यसभा द्वारा, ठीक है ना, कर लिया गया था। तो उसके बाद क्या हुआ था, 24 अप्रैल को, ठीक है, 24 अप्रैल को ये 1993 में लागू हो गया था। लेकिन उससे पहले क्या है, सितंबर 1991 में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के रूप में पारित हुआ और 24 अप्रैल 1993 को प्रभाव में आया, ठीक है। चलिए अब इतनी बड़ी कहानी हो गई, अब हम लोग को जो है सबसे मेन चीज पढ़नी है, वो क्या है, 1992 का 73वां संशोधन अधिनियम। इससे पहले मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, ठीक है। देखिए रात का समय है ना, और इस समय जो टाइम हो रहा है वो 2:06 हो रहा है, ठीक है। 1 मिनट पानी पी लेता हूँ। दो बज के 6 मिनट हो रहा है और मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो आप एक लाइक तो कर ही सकते हैं, ठीक है। सब्सक्राइब मत कीजिए, सब्सक्राइब आपको जब लगेगा, महसूस होगा, जब मेरी और वीडियोस होंगी आपको लगेगा कि हाँ सब्सक्राइब करना चाहिए। और यकीन मानिए मैं एक से एक बेहतरीन वीडियोस लेके आऊँगा जो आपको सिर्फ और सिर्फ ज्ञान देंगे, ठीक है। तो अभी जो है सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो हम काफ़ी देर से जो अभी इतनी खिचड़ी हम लोगों ने पकाई, अब वो खिचड़ी बनी कैसी है, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेते हैं। ठीक है, इस अधिनियम ने भारत के संविधान में एक नया खंड, ठीक है, 9 को सम्मिलित किया, बताया था भाग 9 इसमें सम्मिलित हुआ। अब इसको अच्छे से समझाते हुए जाऊंगा मैं, ठीक है। भाग 9 जो है सम्मिलित हुआ, ठीक है। इसे पंचायतें नाम से इस भाग में उल्लेखित किया गया है। किस नाम से? पंचायतें, ठीक है, से उल्लेखित किया गया है। और अनुच्छेद 243 से 243 ऋणा तक, कहाँ से लेके 243 से 243 ओ लिख लीजिए, या हिंदी में इसको णा लिखते हैं, है ना, इंग्लिश में ये ओ होता है, यहाँ तक जो है प्रावधान सम्मिलित किए गए, ठीक है। इस अधिनियम ने संविधान में एक नई 11वीं सूची जोड़ी। देखिए इसमें सूची भी जुड़ गई है। कौन सी सूची जुड़ी है? 11वीं सूची। देखिए अब सारे पॉइंट्स आ रहे हैं एकदम बढ़िया बढ़िया, ठीक है। 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है। इस सूची में पंचायतों को कितने 29 अधिक कार्यकारी विषय वस्तु दिए हैं। यह अनुच्छेद 243 जी से संबंधित है, ठीक है। कितने विषय दिए गए हैं बताइए? 29, ठीक है। और इस अधिनियम ने संविधान के 40वीं अनुच्छेद को एक व्यवहारिक रूप दिया, जिसमें कहा गया था कि ग्राम पंचायतों को गठित करने के लिए राज्य कदम उठाएगा और उन्हें उन आवश्यक शक्तियों और अधिकारों से
विभूषित करेगा, जिसमें कि वे स्वशासन की इकाई की तरह कार्य करने में सक्षम हो। यह अनुच्छेद राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों का एक हिस्सा है। देखो मैंने बताया था, ये पहले का जो है वो किसमें, भाग 4 संविधानिक, मतलब संविधान में पहले ऑलरेडी था उल्लेख, लेकिन थोपा नहीं गया था। ठीक है, तो ये किसमें था, भाग 4 अनुच्छेद 40। ठीक है, इसी में बताया गया था। और क्या, किसके अंतर्गत बताया गया था, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है ना, उसको लिखता नहीं हूँ खैर मैं। ठीक है, इस अधिनियम ने, ठीक है, जो अधिनियम आया है, पंचायती राज संस्थाओं को एक संवैधानिक दर्जा दिया, बताया है, और इसे संविधान के अंतर्गत वाद योग्य हिस्से के अधीन लिया गया, सब बता दिया। दूसरे शब्दों में इस अधिनियम के उपबंध के अनुसार नई पंचायती राज्य पद्धति को अपनाने के लिए राज्य सरकारें संवैधानिक रूप से बाध्य हैं। अब वो संवैधानिक रूप से बाध्य हो चुकी हैं। ठीक है ना। परिणाम स्वरूप पंचायत का गठन और नियमित अंतराल पर चुनाव राज्य सरकार की इच्छा पर निर्भर नहीं है। देखो पहले राज्य सरकार की इच्छा पर निर्भर था, अब नहीं है। देखो सरकार ना बहुत चालाक थी, हमारे नेता बहुत चालाक थे। हमारे जो राज्य थे ना भारत के, बहुत ज़्यादा एक दूसरे से बिछड़े हुए, मतलब दूर थे, एक साथ नहीं थे। अगर एक साथ सब पे थोप दिया जाता तो पता चल रहा है कि वो विद्रोह करने लगते। तो उस समय हम लोग अपना विकास पे ध्यान देते कि विद्रोह पे ध्यान देते। इसलिए क्या करा कि शुरुआत में हर राज्य को थोड़ी रियायतें दी गई, छूट दी गई, उनके ऊपर छोड़ा गया, ताकि धीरे धीरे जब समय बदलेगा, धीरे धीरे वो अपनी चीज़ों को भूलेंगे, फिर धीरे धीरे चीज़ों को उसी में ऐड करते जाएंगे। इसी तरह यह भी एक एडिशन हो गया इसके अंदर। ठीक है, और इस अधिनियम के उपबंधों को जो है दो हिस्सों में बांटा जा सकता है, एक तो अनिवार्य और एक स्वैच्छिक। ठीक है ना, अनिवार्य और स्वैच्छिक। अधिनियम के अनिवार्य हिस्से को जो है पंचायती राज व्यवस्था के गठन के लिए राज्य के कानून में शामिल किया जाना आवश्यक है। देखो कुछ भाग आवश्यक कर दिए गए, कुछ भाग को आवश्यक नहीं किया गया। ठीक है ना। दूसरे भाग के स्वैच्छिक उपबंधों को राज्य के स्व विवेकानुसार सम्मिलित किया जा सकता है। अतः स्वैच्छिक प्रावधान राज्य की नई पंचायती राज पद्धति को अपनाते समय भौगोलिक, राजनीतिक एवं प्रशासनिक तथ्यों को ध्यान में रखकर अपनाने का अधिकार सुनिश्चित करता है। जो मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि वहाँ का क्या भूगोल है, क्या क्या नहीं है, जो भी है। ठीक है, यह अधिनियम देश के जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह प्रतिनिधित्व लोकतंत्र को भागीदारी लोकतंत्र में बदलता है। देखो प्रतिनिधित्व लोकतंत्र को भागीदारी लोकतंत्र में, अभी जो थोड़ी देर पहले बात हुई थी ना कि दफ्तरशाही हो गया है। ठीक है, तो अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि प्रतिनिधि की जगह अब जो है वो भागीदारी लोकतंत्र बदल चुका है। यह देश में लोकतंत्र को जमीनी स्तर पर तैयार करने की एक क्रांतिकारी संकल्पना है, और ये सच में अभी चल रही है बहुत बढ़िया। एक सही में क्रांतिकारी है 73वां जो भी वो हुआ था। ठीक है ना, जो बताया मैंने। अब देखो इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। प्रमुख विशेषताएं क्या है, इस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता निम्नलिखित है। देखो पहले तो है ग्राम सभा। अब हम सब चीज पढ़ेंगे इसका। ठीक है, ग्राम सभा, थक तो नहीं गए सभी, थकना नहीं है। ठीक है, कुछ बनना है तो कुछ करना है, नहीं तो फिर छोड़ दो, या तो छोड़ दो, वरना नाटक मत करो कि भाई मुझे ये करना है। अपनी माता को, अपने रिश्तेदारों को बता दिया कि भाई मैं ये करना चाहता हूँ। अरे बताओ मत, बिना बताए ही कर लो, वही सही है। और बता दियो तो करके दिखाओ, वरना कल को हंसेंगे तुम्हारे ऊपर। ठीक है ना। प्रमुख विशेषताएं अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें ग्राम सभा पहले नंबर पर है। और ये क्या बोल रहा है कि यह अधिनियम जो है पंचायती राज के ग्राम सभा का प्रावधान करता है। इस निकाय में गांव स्तर पर गठित पंचायत क्षेत्र में निर्वाचन सूची में पंजीकृत व्यक्ति होते हैं। ठीक है ना,
यानी कि मतदाता होते हैं, ठीक है। अतः यह पंचायत क्षेत्र में पंजीकृत मतदाताओं का एक ग्राम स्तरीय सभा है, ठीक है। मैंने एक ग्राम स्तरीय सभा इसको मान लीजिए, ये रहा एक ग्राम स्तरीय सभा, ठीक है। ये मैंने एक ले लिया, मान लीजिए, ठीक है। एक ग्राम स्तरीय सभा है, यह उन शक्तियों का प्रयोग करेगी और ऐसे कार्य निष्पादित कर सकती है जो राज्य के विधानमंडल द्वारा निर्धारित किए गए, ठीक है। सभी को ही राज्य के विधानमंडल निर्धारित करेंगे, तो अभी इसको भी वैसे कर रखा, तो ये एक सभा हो गई। अब इसके बाद क्या आता है, त्रिस्तरीय प्रणाली। क्या आता है, त्रिस्तरीय प्रणाली, ठीक है। विशेषताएं जारी है। तो इसमें क्या बोला गया है कि इस अधिनियम में सभी राज्यों के लिए त्रिस्तरीय प्रणाली का प्रावधान किया गया है, अर्थात ग्राम, माध्यमिक और जिला स्तर पर पंचायत। अतः यह अधिनियम पूरे देश में पंचायत राज की संरचना में समरूपता लाता है। फिर भी ऐसा राज्य जिसकी जनसंख्या 20 लाख से ऊपर ना हो, ठीक है, 20 लाख से ऊपर ना हो, तो माध्यमिक स्तर पर पंचायती राज पंचायतों को गठन ना करने की छूट देता है, ठीक है ना। तो वो चाहे तो द्विस्तरीय कर सकता है, ठीक है, अपना जो भी पंचायती राज का जो मॉडल है, ठीक है। उसके बाद सदस्य एवं अध्यक्षों का चुनाव। किसका, सदस्यों एवं अध्यक्षों का चुनाव कैसे होता है, देखो। गांव, माध्यमिक तथा जिला स्तर पर पंचायतों के सभी सदस्यों द्वारा सीधे चुने जाएंगे, ठीक है। और इसके अलावा क्या बोल रहे हैं, पहले सुन लो। गांव जो है माध्यमिक तथा जिला स्तर पर पंचायतों के सभी सदस्य लोगों द्वारा सीधे चुनी जाएंगी। इसके अलावा माध्यमिक एवं जिला स्तर पर पंचायतों के अध्यक्ष का चुनाव निर्वाचित सदस्य द्वारा उन्हीं में से अप्रत्यक्ष रूप से की जाएगी, यानी कि जो ऑलरेडी डायरेक्ट हुए हैं उन्हीं के अंदर में से इनडायरेक्टली वो लोग सिलेक्ट करेंगे, यानी कि हम लोगों ने डायरेक्ट नहीं देंगे, ठीक है। जबकि गांव स्तर पर पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव राज्य के विधानमंडल द्वारा निर्धारित किया तरीके से होगा। फिर उसके बाद किसी पंचायत के अध्यक्ष जो हैं अथवा पंचायत के जो अन्य सदस्य होते हैं जो कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष ढंग से निर्वाचित हुए हैं, तो पंचायत की बैठक में मत देने का अधिकार होगा। जब पंचायत की बैठक होगी ना, तो उसमें वो अपना ही मत दे सकते हैं, ठीक है, वो काउंट किया जाता है। सीटों का आरक्षण, है ना। सीटों का आरक्षण में बताया था मैंने अभी कि यह अधिनियम जो है प्रत्येक पंचायत में सभी 3 स्तर पर अनुसूचित जनजाति एवं जनजाति को उनकी संख्या के कुल जनसंख्या के अनुपात में सीटों पर आरक्षण उपलब्ध कराती है। राज्य विधानमंडल, गांव या अन्य स्तर पर पंचायतों में अनुसूचित जनजाति एवं जनजाति के लिए अध्यक्ष के पद के लिए आरक्षण भी प्रदान करेगा। देखो, और इस अधिनियम में यह व्यवस्था की गई है कि आरक्षण के मसले में